आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है हैलोलिकेन और हैलोइरिन, उसमें हम टॉपिक लेंगे हैलोइरिन। हैलोइरिन में हमको क्या पढ़ना है? हैलोइरिन में हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोइरिन, यानी जो हैलोइरिन है उनकी बनाने की विधियां और उनके रासायनिक गुण। तो देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन यानी हैलोइरिन बनाने की विधियां। तो हैलोइरिन बनाने की जो मुख्य विधियां हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जो पहली विधि है वो है डायजोनियम क्लोराइड से हम हैलोइरिन कैसे बनाएंगे। डायजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम हैलाइड जो लवण है उसे हम कैसे बनाएंगे। ये डायजोनियम हैलाइड लवण, इनके बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है। ये पूरा चैप्टर आपको मिलेगा ये जो लवण है इन साल्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 13 में, उसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं एक नज़र। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड लवण की संरचना कैसी होती है। बेंजीन, सबसे पहले तो बेंजीन, ये हमने एक बेंजीन बना ली। फिर डायजोनियम, सिंगल बॉन्ड जो N2 समूह होता है, इस समूह को हम कहते हैं डाइएजो समूह या डायजोनियम समूह, तो इससे हम एक डाइएजो समूह लगा देते हैं। फिर हैलाइड लगा हुआ है तो इससे आगे फिर हम हैलाइड यानी X आयन जोड़ देते हैं, तो फिर इसकी संरचना हो जाएगी ArN2X। इस संरचना सूत्र के जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनको हम बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। तो इनसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। इनसे बनाने की दो विधियां हैं, उन विधियों के नाम भी हैं अलग अलग। उन विधियों के नाम क्या है? पहला जो है वो है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा, सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। सैंडमायर अभिक्रिया क्या है? सैंडमायर अभिक्रिया ये कहती है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम, ये X हमने ले लिया, इसकी क्रिया हमको करानी है HCl से। किसकी प्रेजेंस में? क्यूप्रिक हैलाइड की उपस्थिति में, यानी हमने HCl अगर लिया है तो ये उत्प्रेरक हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसकी प्रेजेंस में जब ये हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो हैलोजन समूह है वो इस हैलोजन के द्वारा विस्थापित होगा, अर्थात ये हैलोजन इस हैलोजन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा और जो N2 ग्रुप है ये कंप्लीटली बाहर हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी ये बन जाएगी ये बेंजीन। इसके साथ में हैलोजन जो HX आप लेंगे, HX डैश, वो HX डैश यहाँ पे जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में। ये N2 प्रतिस्थापित हो जाएगा N2 गैस के रूप में, और ये जो हैलोजन यहाँ निकला वो इस H के साथ में फिक्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये HX बन जाएगा। ये है क्रिया सैंडमायर अभिक्रिया, यानी बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की क्रिया HX डैश यानी हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में कराएंगे, तब हमको हैलोइरिन प्राप्त होंगी। इसका उदाहरण हम देखते हैं, देख लेते हैं उदाहरण इसका। एग्जाम्पल पहला तो हमने ये लिया है C6H5N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया हमको कराना है HCl से। किसकी प्रेजेंस में? CuCl की प्रेजेंस में। HX यहाँ पे रहेगा तो फिर HX यहाँ रहेगा। यहाँ पे जो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये बन गया। अब ये बन जाएगा C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, N2Cl। अब रिजेंट हम बदल लेते हैं। अब रिजेंट हमने ले लिया है HBr, CuBr। अब यहाँ पे क्या होना है? देखिए ये जो हैलोजन है वो इस हैलोजन के द्वारा विस्थापित होगा। ये यहाँ पे जो डायजोनियम क्लोराइड का जो क्लोराइड समूह है वो बाहर निकलता है, और जो HX का हैलोजन है वो आके बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो ये ब्रोमीन आके इसके साथ जुड़ेगी, ये बन जाएगा Br प्लस। इधर N2 तो पूरा बाहर ही निकलना है नाइट्रोजन गैस के रूप में, प्लस यहाँ पे HBr था, अब इस H के साथ में ये क्लोरीन फिक्स होगा, यानी ये हो जाएगा HCl। ये दोनों हैं सैंडमायर अभिक्रिया। अब अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन ले लें, यहाँ पे अगर क्लोरीन के हम ब्रोमीन ले लें तो भी हमको प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बस यहाँ पे जो HCl मिला है वो हमको HBr मिलेगा, बस। ये है सैंडमायर अभिक्रिया। दूसरा, सैंडमायर के बाद में
दूसरा हमको लेना है बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड से। दूसरा है गाटर मानव क्रिया, गाटरमैन रिएक्शन। गाटर मानव क्रिया, गाटर मानव क्रिया, गाटर मानव क्रिया में भी वही काम होना है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हम लेंगे C6H5N2X और इसकी रिएक्शन कराएंगे HX से। ये यहाँ पे X है तो यहाँ पे X डैश भी हम कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए हमने लिख लिया HCl। इससे अगर हमको कराना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हम क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक लेते थे तो क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेना है, आपकी सिर्फ कॉपर चूर्ण लेना है, कॉपर लेना है, कॉपर चूर्ण। यानी जो अभिक्रिया हम कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में कराते वो सिर्फ हमको अब कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराना है। अगर क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक ले लेंगे तो फिर अभिक्रिया हो जाएगी सैंडमायर। अगर सिर्फ कॉपर चूर्ण लेंगे तो फिर अभिक्रिया हो जाएगी गाटरमान। तो ये गाटरमान अभिक्रिया है, केवल यहाँ पे हैलाइड आयन नहीं है कॉपर के साथ में अभिक्रिया हो गई गाटरमान। बाकी पूरा प्रोसेस सैंडमायर जैसा। ये हो गया। अब ये वाला आपने बताया कि ये हैलोजन इधर आएगा तो ये हैलोजन यहाँ पे आया और ये N2 बाहर निकल गया और फिर साथ में बना H। ये तो H है, इसके साथ में X निकल जाएगा। ये हो गई गाटरमान अभिक्रिया। यानी कॉपर चूर्ण या ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड की क्रिया HCl या HBr से कराने पर हमको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। अच्छा, इन विधियों से हमको आयोडोबेंजीन नहीं प्राप्त होते हैं। आयोडोबेंजीन के लिए दूसरी रिएक्शन होती है, वहां पे हमको इन उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, सीधे हमको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करानी पड़ती है। अभी उसको आगे हम देखेंगे। इसके बाद में उदाहरण इनका एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेंजीन हो गई, ये डाइजोनियम N2, अब X हमने Cl ले लिया। इसकी रिएक्शन कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हम कराएंगे किससे, HBr से। HBr से कराएंगे, ये ब्रोमीन इधर फिक्स हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br प्लस N2 तो हमको मिलना ही मिलना है। और इधर क्या मिलेगा, ये H है, ब्रोमीन तो इसका बेंजीन के साथ फिक्स हो गया, तो अब इस H के साथ जो डाइजोनियम ग्रुप का हैलाइड है वो यहाँ पे जुड़ गया, बन गया HCl। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इस तरह से। अब यहाँ पे इस हैलोजन की जगह पे अगर हम ब्रोमीन ले लें, यहाँ क्लोरीन लेंगे तो फिर हमको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, जो कि अभिक्रिया कौन सी आएगी, गाटरमान अभिक्रिया। इसके बाद में ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हो गई। इसके बाद में जो दूसरी विधि है, उस दूसरी विधि को हम कहेंगे बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या बाय हैलोजिनेशन ऑफ एरीन। देखिए बेंजीन सीधे सीधे हम लिख सकते हैं C6H6, इसका हैलोजनीकरण करना है X2, यानी यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन। तो प्रेजेंस किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेजेंस हमको लेनी पड़ेगी FeX3 की। तो ये सीधा सीधा बन जाएगा C6H5X प्लस HX, ये हमको मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसका उदाहरण C6H6 प्लस उदाहरण हम यहाँ लेते हैं क्लोरीन का हैलोजन के यहाँ पे, तो हमको उत्प्रेरक लिखना पड़ेगा फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब ये उत्प्रेरक हो गया C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन हमको मिल गई, इधर मिल गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब अगर हमको ब्रोमोबेंजीन चाहिए C6H6 प्लस Cl2, Cl2 की जगह पे अब ले लेंगे Br2। तो ये FeCl3 जो फेरिक क्लोराइड लिया था, अब हम ले लेंगे फेरिक ब्रोमाइड FeBr3। तो ये C6H5Br, यानी हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमोबेंजीन। ये हो गई दोनों। ये है बेंजीन के सीधे है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसके बाद में जो तीसरा है, तीसरा है
हुंस-डीकर अपक्रिया द्वारा। हमने देखा था कि हुंस-डीकर अपक्रिया के द्वारा हम हैलो एल्केन भी बना सकते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। कैसे बनाएंगे? हुंस-डीकर अपक्रिया द्वारा। हुंस-डीकर अपक्रिया, हमको हैलो एल्केन बनाना था तो हम लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। हमको अब एरोमेटिक यानी हैलोइरिन बनाना है तो हम अब ले लेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण C6H5COOAG। ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी जो बेंजोइक अम्ल है उसका सिल्वर लवण C6H5COOAG। इसकी रिएक्शन करानी है हमको हैलोजन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन से। किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस हमको लेनी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। पहले से हम जानते हैं ये चीज। टेम्परेचर इसके लिए हमको एवरेज में यानी 343 केल्विन इतना टेम्परेचर इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, जो CO2 ग्रुप है ये तो CO2 गैस बन के बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस दूसरा एक X इसके साथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा C6H5X और जो दूसरा X है वो सिल्वर के साथ AgX बना के बाहर निकलेगा। यहाँ पे जो X है वो X बराबर या तो हम क्लोरीन ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। आयोडीन नहीं लेंगे क्योंकि अगर आयोडीन लेंगे तो यहाँ पे ये हैलोएरिन बनने की बजाय एस्टर बन जाएगा, एरोमेटिक एस्टर बन जाएगा, जिसके कारण हम आयोडीन नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन। उदाहरण इसका एग्जाम्पल C6H5COOAG प्लस Cl2 ले लीजिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलेन की प्रेजेंस में CCl4, टेम्परेचर 343 केल्विन। सीधा सीधा बन जाएगा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी और साथ में सिल्वर हैलाइड हमको यानी सिल्वर क्लोराइड AgCl मिल जाएगी। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन सिल्वर, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट इस कंपाउंड का नाम है। इसको डिफाइन करना है, कैसे कहेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की प्रेजेंस में हैलोजनों से कराने पर यानी क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर हमको एरोमेटिक हैलाइड या कह लीजिए हैलोएरिन प्राप्त होते हैं। ये अपक्रिया हो गई हुंस-डीकर अपक्रिया। तो ये हैलोएरिन बनाने की विधियां हो गई। हैलोएरिन आप कैसे बना सकते हैं? अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो हैलोएरिन हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। हैलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज। हैलोएरिन की जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं वो मुख्य 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? आपके सामने लिखी हुई हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं और धातु से क्रिया। आपने देखा था कि जो हैलो एल्केन होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन जो हैलोएरिन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती? उसके कुछ कारण हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देती हैं और धातुओं से क्रियाएं करती हैं, जैसे हैलो एल्केन करते हैं वैसे हैलोएरिन भी करती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये आसानी से क्यों नहीं देती हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके मुख्य जो कारण है वो 3 कारण हो सकते हैं। पहला अनुनाद प्रभाव, पहला अनुनाद प्रभाव। दूसरा जो कारण हो सकता है वो कारण ये हो सकता है कि संकरण में अंतर, संकरण में अंतर, यानी जो हैलो एल्केन है और हैलोएरिन है दोनों में संकरण में अंतर। और तीसरा जो है वो है नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन वलय पर, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन वलय पर प्रतिकर्षण।
प्रतिकर्षण। 3 कारण इसके हो सकते हैं, तीनों कारण देखते हैं। अनुनाद प्रभाव, पहला तो है अनुनाद प्रभाव। हम देखेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 2 बॉन्डिंग के, यानी 8 हो गए। तो इस पे जो 3 लोन पेयर जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो अब इधर देखते हैं इनकी जो बॉन्डिंग ऐसे कर लेते हैं, हमको रिएक्शंस लिखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोनों की एकूले संरचना है, आप जानते हैं, तो इसको हम संरचना को थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन परमाणु है वैसे तो इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन जब ये बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो बेंजीन में होने वाले अनुनाद में ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को सम्मिलित कर देता है, जिसके कारण अनुनाद हो जाता है और अनुनाद के कारण ये यौगिक स्थायी हो जाता है और नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को जो है उसके प्रति क्रियाशीलता इसकी कम हो जाती है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको प्रोवाइड कराएगा तो फिर ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। अनुनाद आपको 11th में बहुत अच्छे से समझाया गया है, अनुनाद क्या होता है, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। जब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये इन दोनों बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो इस कार्बन पे हो जाएगा डबल बॉन्ड क्लोरीन के बीच में। अब क्लोरीन के पास सिर्फ रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन पे यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगली सिचुएशन पे फिर देखते हैं, अगली सिचुएशन में क्या होगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा और ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, क्लोरीन पे हो गया है प्लस चार्ज। अगली कंडीशन में अब ये इसको इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएंगे, अगले इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित हो जाएंगे और अब की डबल बॉन्ड यहाँ था, अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ और ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। अब 1 2 3 4 संरचनाएं होंगी, अगर चौथी संरचना हम 5वीं फिर देखेंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे। जब इधर जाएंगे तो इसकी संयोजकता 1 2 3 4 5 होने लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन फिर से इसको पहुँच जाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएंगे। ये पहले से बन चुका है, ये बन चुका है, ये सिंगल बॉन्ड C। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएंगे तो इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं यानी 3 लोन पेयर्स है वो फिर से मेंटेन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। ये 5 संरचनाएं आप देख लीजिए फिर से। ये इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग के लिए इसके साथ आएंगे ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगली सिचुएशन में ये इधर आएंगे यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में चले गए हैं कार्बन के साथ, तो इस फिर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे क्लोरीन के पास फिर से पहुँच जाएंगे, यानी स्ट्रक्चर्स की हो जाएगी। ये है इसके अनुनादी संरचनाएं। तो अनुनादी संरचनाएं जो जिस यौगिक की अगर एक से अधिक बन जाती हैं तो फिर वो क्या होता है, वो फिर स्थायी हो जाता है। तो ये स्थायित्व के कारण जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं तो उनके प्रति क्रियाशीलता इसकी कम हो जाती है। यहाँ से एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ आर्थो और पैरा पोजिशंस पे गया है, यानी यहाँ पे जो ये आर्थो पोजिशन है, फिर आर्थो के बाद पैरा पे इसने नहीं टच किया, सॉरी मेटा पे नहीं टच किया, पैरा पे, फिर पैरा के बाद फिर मेटा इसने छोड़ दिया, मेटा डैश, फिर आर्थो डैश पे चला गया। यानी जो क्लोरीन का बेंजीन रिंग पर प्रभाव होता है वो कैसा होता है, आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। यानी क्लोरीन की प्रेजेंस में जो भी नया ग्रुप आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो या तो आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। ये है, तो एक तो ये इसका कारण हो सकता है अनुनाद। दूसरा संकरण में अंतर, तो अनुनादी संरचना आप लिख लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी आपको हैलोइरिन में बहुत काम आने वाली हैं। और ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सब कहीं अनुनादी संरचनाओं का कुछ ना कुछ जरूर योगदान आपको मिलेगा। 11th में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उम्मीद है आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे 11th से, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आज इस क्लास से कर लेंगे। दूसरा संकरण में अंतर देखते हैं, जो हैलोएरिन है उनमें क्या होता है ये, और हैलोइल्केन RCH2X,
ये हैलोइल्केन है, ये हैलोइरिन है। यहाँ पे हम देखते हैं इस कार्बन का पे संकरण कितना है, 1 2 3, यानी इस पे संकरण है sp2। इस पे संकरण कैसा है, इस पे संकरण है 1 2 3 4, यानी इस पे संकरण है sp3। इस कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन पे हैलोइल्केनों में होता है संकरण sp3, और इसमें संकरण कैसा है, इसमें संकरण है sp2। sp2 संकरण है तो इसमें s कैरेक्टर अधिक है, इसमें s कैरेक्टर कम है। जिस कैरेक्टर अधिक होता है तो फिर नाभिक स्नेही अपक्रियाओं के प्रति उनकी क्रियाशीलता कम होती है, जिसके कारण ये नाभिक स्नेही अपक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती हैं। इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन वलय पर प्रतिकर्षण, अभी जो हमने अनुनादी संरचनाएं देखी थी वहां पे या तो आर्थो पोजिशन पे निगेटिव बन रहा था या फिर पैरा पे। तो अब जो नाभिक रागी होता है, तो नाभिक रागी को हमने आपको बताया था Nu- से, नाभिक रागी के पास पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है इसका मतलब वहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है जिन पोजिशंस पे, वहाँ पे जब नाभिक रागी अटैक करना चाहेगा तो फिर दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये अपक्रियाएं आसानी से नहीं हो पाती हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ यौगिक हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कुछ समूह देते हैं। वो अपक्रियाएं कौन कौन सी, उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देखेंगे, सिंगल बॉन्ड OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ये बेंजीन, और अब इसको हम कह दें कि बेंजीन नहीं है बल्कि ये है क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH के साथ। कितने टेम्परेचर पे, किसकी प्रेजेंस में, जलीय विलयन में। NaOH, जलीय NaOH से क्रिया इसकी कराएंगे क्लोरोबेंजीन की। कितने टेम्परेचर, कितने, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 वायुमंडल प्रेशर, यानी 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, यानी कास्टिक सोडा, जलीय कास्टिक सोडा की क्रिया जब क्लोरोबेंजीन से कराएंगे तो जो हैलो ग्रुप है, हैलो ग्रुप वो OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये क्या होगा फिर, तो ये Na इस क्लोरीन को क्रिया करके बनाएगा NaCl और OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी क्लोरीन की जगह पे ग्रुप आ जाएगा कौन सा, क्लोरीन की जगह पे ग्रुप आ जाएगा OH ग्रुप। ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये बन गया। और ये है क्रिया मंद होगी। अब ये तो हो गई क्रिया। अगर यहाँ पे बेंजीन में, हैलोएरीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, या कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप है, इस टाइप के जो ग्रुप हैं वो अगर इसके साथ में पहले से प्रेजेंट हैं हैलोएरीन में, तो फिर इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की, और वो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं आसानी से होने लगती हैं। कैसे हैं देखते हैं इनको जरा सा। तो अगर बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये हैलोएरीन है हमारे पास, हैलोएरीन है, और सपोज कर लेते हैं पैरा पोजीशन पे हमारे पास NO2 ग्रुप मौजूद है। NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप आपने पढ़ रखा है 11th में कि जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, यानी जब यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो फिर ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगने लगता है। ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगने लगेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो फिर क्या होगा, तो आर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज बनने लगेंगे, जिसके कारण ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दे देगा आसानी से। तो ये है NO2 ग्रुप अगर लगा है तो इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से, जलीय NaOH एक्वस। तो फिर ये टेम्परेचर हमको कम कर देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 443 केल्विन।
कम हो जाएगा टेम्परेचर, यानी ये क्रिया थोड़ा आसानी से हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये NaCl बन जाएगा, OH यहाँ पे क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा। कुल मिला के Cl की यहाँ पे OH और NO2 पहले से विद्यमान है प्लस NaCl। OH ने किसको प्रतिस्थापित किया, क्लोरीन को। क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा और इधर बन जाएगा पैराहाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन या पैरानाइट्रोफिनॉल। ये कंपाउंड बन जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसी तरह से अगर 2 ग्रुप बढ़ जाए तो ये रिएक्शन और जल्दी होने जाएगी, और अगर यदि 3 नाइट्रो ग्रुप हो जाएंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी, यानी प्रतिस्थापन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में ये विक्रियाएं आसान हो जाती हैं। इन समूह की उपस्थिति में ये विक्रियाएं मंद होती हैं, यानी इन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता हैलोरीन की कम होती है। ठीक है, ये हो गया पहला आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हमको लेना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभी हमने आपको बताया था कि ये बेंजीन है, इस पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। हैलोजन ग्रुप 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। तो इन लोन पेयर्स के कारण जो हैलोजन का इस रिंग पे प्रभाव है वो आर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है। यानी ये क्या करते हैं, ये जब अनुनाद में शामिल होते हैं तो या तो आर्थो पोजिशंस पे नए ग्रुप को भेजते हैं या फिर किस पोजिशन पे, पैरा ग्रुप। यानी इसकी प्रेजेंस में जो अगला प्रतिस्थापन होता है तो या तो आर्थो पोजिशन से होगा, आर्थो ये आर्थो पोजिशन, ये आर्थो डैश, ये मेटा पोजिशन, ये मेटा डैश, और ये है पैरा पोजिशन। तो या तो आर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा, मेटा पोजिशन पे प्रतिस्थापन नहीं होगा। किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, हैलोजन की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अनुनाद के कारण। अनुनाद अभी हम आपको जस्ट पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे फिर ये रिएक्शंस होती कैसे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे सीधे। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसका हमको हैलोजनीकरण करना है, इसका हमको क्लोरीनीकरण करें तो ये क्लोरीनीकरण 2 उत्प्रेरक हैं, 2 की उपस्थिति में हो सकता है। या तो हम ले लें निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3, या फिर हम ले लें दूसरा कौन सा, निर्जल FeCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या निर्जल फेरिक क्लोराइड। इनके प्रेजेंस में जब हम क्लोरीनीकरण करेंगे सीधा सीधा तो ये क्या होगा, एक आपने बताया आर्थो और पैरा, ये क्लोरीन पहले से है। एक तो बनेगा उत्पाद आर्थो व्युत्पन्न बनेगा, दूसरा पैरा व्युत्पन्न बनेगा। पैरा व्युत्पन्न कौन सा होगा, पैरा व्युत्पन्न होगा ये। एक बार यहां से जब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तब ये क्लोरीन यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्लोरीन होगा दूसरा। यहाँ से जब हाइड्रोजन हटेगा तब फिर ये पैरा व्युत्पन्न बनेगा। इसका नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है इसका हैलोजनीकरण। यानी बेंजीन का
एरोमेटिक हैलाइड या हैलोइरिन का जब हम हैलोजनीकरण करते हैं तो हमको आर्थो और पैरा व्युत्पन्न यानी आर्थो और पैरा हैलोजन डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं, जिनमें देखते हैं, देखिए यहाँ दोनों क्लोरीन पास पास में है, यहाँ जो इस क्लोरीन है अधिकतम दूरी पे, तो जब दोनों रिपल्सिव ग्रुप एक दूसरे अधिकतम दूरी पे होंगे वही कंपाउंड स्थायी होगा। यानी जो ये पैरा समावयव है, पैरा आइसोमर है, तो ये है अधिक स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा, जिसके कारण ये उत्पाद बनेगा। ये मेन उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा। तो ये है आपका मुख्य उत्पाद। जो पैरा समावयव होगा, पैरा उत्पाद होगा, वो मुख्य होगा, और ये होगा द्वितीयक, यानी इसकी जो मात्रा होगी वो अल्प होगी, इसकी मात्रा अधिक होगी। ये है, ये पहला हो गया हैलोजनीकरण। दूसरा देखेंगे, जो हैलोजनीकरण के बाद में दूसरा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, 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 सल्फोनीकरण कैसे करते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करने के लिए ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है H2SO4 से। सल्फोनीकरण के लिए H2SO4, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है। ये 2 H है, H2 एक S है, फिर 4 ऑक्सीजन है, H2SO4 ये संरचना है। तो इसको अगर हम इसी H2SO4 को ऐसे भी लिखना चाहें HO × SO3H, HO हमने OH अलग कर लिया, फिर SO3H हमने इतना अलग कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HO × SO3H। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही तो है। ये कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। तो इससे जब रिएक्शन कराएंगे किसकी, क्लोरोबेंजीन की, तो फिर क्या होगा, ये फिर आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हटेगा पैरा पोजीशन से, तो फिर हाइड्रोजन और OH मिलकर बनाएंगे H2O। ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे H2O, जल बाहर निकलेगा, और एक बार जो SO3 आर्थो पे जुड़ेगा, दूसरी बार पैरा पे। तो कुल मिला के प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। क्लोरोबेंजीन तो ये पहले से ही है, एक बार आर्थो से हटेगा SO3H, दूसरी बार ये कंपाउंड जो है पैरा आइसोमर इसका बनेगा, ऊपर क्लोरीन है तो नीचे बनेगा SO3H। इसके नाम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो क्लोरीन है अगर हटा ले तो ये इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, ऊपर लिखे दे रहे हैं पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है। अब यहाँ भी वही बात लागू होगी, ये आर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है, यानी पैरा आइसोमर है, तो जो पैरा आइसोमर है वो मुख्य उत्पाद है, और ये द्वितीयक उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट है, और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ये सल्फोनेशन हो गया। सल्फोनेशन के बाद में जो तीसरा लेंगे हम, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रीकरण में होता है NO2 समूह जुड़ता है, सल्फोनीकरण में SO3H यानी HSO3 समूह जुड़ता है, SO3H समूह जुड़ता है। तो नाइट्रीकरण हमको करना है। नाइट्रीकरण करने के लिए क्या करते हैं, उदाहरण ये एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया कराएंगे नाइट्रीकरण करने के लिए हम रिएजेंट लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। जैसे हम H2SO4 को लिख लेते हैं HOSO3H, वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं HONO2, हम इसको लिख सकते हैं HONO2, यही बन जाएगा HNO3। तो ये लिखते हैं HONO2। ये भी कैसा होना चाहिए, सांद्र। लेकिन नाइट्रीकरण करने के लिए हमको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता भी पड़ती है, यानी प्रेजेंस किसकी दिखाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर हमको
नाइट्रो उत्पाद प्राप्त होता है, अर्थात क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण हो जाता है। बाकी क्या होगा, बाकी वही पुराना प्रोसेस। यहाँ पे क्लोरीन है, एक तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा बनेगा पैरा आइसोमर। यहाँ पे क्लोरीन है, नीचे लिखेंगे NO2 और साथ में जल बनेगा, यानी जो हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होंगे वो इस OH से क्रिया करके जल बनाएंगे। इसका नाम है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। या IPAC कर से करना चाहेंगे तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, इसका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये हो जाएंगे। इसमें ये मुख्य उत्पाद और ये द्वितीयक उत्पाद, ये है इसकी अल्प मात्रा होगी और इसकी अधिक मात्रा होगी। कहने का मतलब ये अगर 80% है तो ये 20% होगा, ये अगर 81% है तो ये 19% होगा, ये 78% है तो ये 22% होगा, इस टाइप से। ये नाइट्रीकरण हो गया। चौथा जो है इसमें वो ले लेते हैं, क्या है चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी हम 11th में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यदि बेंजीन रिंग में हम एल्किल समूह प्रवेश कराते हैं तो फिर उस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्किलीकरण, और अगर एसिल समूह प्रवेश कराते हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं एसिलीकरण। दोनों अभिक्रियाओं को बारी बारी से देख लेते हैं। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन मौजूद है, इसकी क्रिया जब हम एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड CH3Cl से कराएंगे तो फिर ये क्या होगा, उत्प्रेरक हमको रखना है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो फिर ये हाइड्रोजन एक आर्थो से हटेगा, एक पैरा से हटेगा, दोनों हमको अलग अलग आइसोमर प्राप्त होंगे। क्लोरीन है, यहाँ से मिथिल जुड़ जाएगा तो आर्थोक्लोरोटाल्विन, दूसरा पैराक्लोरोटाल्विन, ये यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ से हटेगा। जो हाइड्रोजन हटेंगे वो इस क्लोरीन से क्रिया करके बनाएंगे HCl। ये है आर्थोक्लोरोटाल्विन, ये आर्थोक्लोरोटाल्विन, और ये पैराक्लोरोटाल्विन। ये है, ये मुख्य उत्पाद और ये द्वितीयक उत्पाद। इसी तरह से जो दूसरा है एल्किली, ये है एल्किलीकरण, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और ये है एसिलीकरण, एसाइलेशन। ये क्लोरीन इसकी क्रिया कराएंगे CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सेम प्रोडक्ट इधर बनेंगे। ये है क्लोरीन, इधर COCH3 यानी एसिल समूह जुड़ जाएगा, COCH3, और दूसरा इधर क्लोरीन लगा है, पैरा पे जुड़ जाएगा COCH3 प्लस HCl, इधर भी बाहर निकलेगा। ये इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। दोनों चीजें हैं। ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। 2 अभिक्रियाएं तो हो गई। नाम आपको क्या ध्यान रखना है, कई इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई नाम वाली रिएक्शंस आपको मिल रही हैं, जैसे गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमायर अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस तरह से 2 नाम इधर बाकी हैं। अब जो तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपको लिखना है धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से क्रिया। जिस प्रकार से एल्किल हैलाइड धातुओं से क्रिया करते हैं उसी हिसाब से हैलोरीन भी धातुओं से क्रिया करते हैं। कौन कौन से, जो पहली रिएक्शन हम इनको दिखाएंगे वो है विटिग अभिक्रिया, विटिग नहीं सॉरी फिटिग अभिक्रिया, फिटिग रिएक्शन, फिटिग लिखेंगे हिंदी में ऐसे सीधा सीधा, फिटिंग नहीं होता है, फिटिग होता है, फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिग अभिक्रिया में 2 आप हैलोवेरिन ले लीजिए, यानी देखते हैं इधर, एक आपने ले लिया है
क्लोरोबेंजीन इधर, 2 सोडियम धातु और फिर 1 क्लोरोबेंजीन इधर। यानी जैसे आपने कहा था, एक आपने अपक्रिया पढ़ी थी वोल्टेज अपक्रिया, उसमें आपने कहा था एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। उसी तरह से इधर आप कह सकते हैं 2 एरिल हैलाइड अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। तो ये क्या होगा, 2 क्लोरीन है इधर, 2 सोडियम धातु, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। और साथ में क्या बनेगा, 2NaX। इस अभिक्रिया का नाम है फटिग अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने Cl ले लिया है, तो फिर ये सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। ये हो गई फटिग अभिक्रिया। इसके बाद में है वुड्स फटिग अभिक्रिया, जो दूसरी है इसके अंतर्गत, उसका नाम है वुड्स फटिग अभिक्रिया, WURTZ, वुड्स फटिग अभिक्रिया, फटिग रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में वुड्स अभिक्रिया होती है एलिफैटिक यानी हैलोएल्केन के लिए, फटिग होती है हैलोएरीन के लिए। तो जो वुड फटिग होगी तो उसमें एक हैलोएल्केन होगा, एक हैलोएरीन होगी। तो देख लेते हैं दोनों, एक ले लेते हैं हैलोएरीन, ये है हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम धातु के परमाणु, इधर हमने ले लिया है एल्किल मेथिल हैलाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया भी होगी शुष्क ईथर। ये 2 क्लोरीन 2 सोडियम से क्रिया करके बनाएंगे 2NaCl, 2NaCl। इधर जो बेंजीन है वो मेथिल से क्रिया करके क्या बनाएगी, ये बन जाएगा CH3। इस उत्पाद का नाम होगा टॉलुइन। तो ये हैं रिएक्शन विद मेटल्स, यानी जो एरोमेटिक एरीन्स हैं उनकी धातुओं से क्रिया। ये इस तरह से टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। आपने इसमें पढ़ा कि जो हैलोएरीन हैं तो उनमें आप कैसे उनकी प्रिपरेशन करेंगे और फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रिपरेशन करने के लिए आप मुख्य 3 विधियां पढ़ी आपने, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपने उसकी मुख्य 3 आपने पढ़ी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और धातुओं से क्रिया। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बाकी जो इसमें चीज़ें बची थी, जो पॉलीहैलोजन व्युत्पन्न है, जैसे कि फ्रेयान है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, DDT है, डाई और क्लोरोफॉर्म है, ये सब सिलेबस से हटा लिए गए हैं। कोरोना जो है महामारी के कारण 30% सिलेबस कम किया गया है। इन रिएक्शंस को आप तैयार करेंगे, इनके नोट्स बना लेंगे और बाकी फिर अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे।